द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब रूस जो है सोवियत संघ हुआ करता था, सोवियत यूनियन, जहाँ पे जो केजीबी होता है, जहाँ पे केजीबी के एजेंट होते हैं जो कि रूस के जो है संगठन विघटन के बाद जो है अमेरिका में जाके रहते हैं, वो जो है इंटरव्यू बताते हैं यूरी वेज़मेनेव जिन्हें कहा जाता है, वो बताते हैं कि किसी देश को तोड़ने के किस प्रकार से 4 प्रमुख रास्ते होते हैं जिसका जो अपनाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश कॉलोनियल के द्वारा और पूरे यूरोपीय देशों के द्वारा, कि किस प्रकार से किसी देश को खंडित करना है, उसको जो है पूरी तरह से जो है गुलाम कैसे बनाया है। इसका जो 4 स्टेप्स होता था जिसको यूरी वेज़मेनेव ने बताया था, उसको कहा जाता है, जिसको भारत के ऊपर लागू किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और उसको कहा जाता है द आइडियोलॉजिकल सबवर्जन ऑफ इंडिया। ये जो है आपको जो है बहुत कम सुनने को मिलेगा, इस इतिहास का आपको बहुत कम पता होगा। जहाँ केजीबी के जासूस रहे यूरी वेज़मेनेव ने यह बताया कि जो 4 किस प्रकार से स्टेज होते हैं जिस प्रकार से किसी देश के जो अस्तित्व को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है, उसके धर्म को, उसके संस्कृति को, उसके जो मूल तत्व होता है उसको किस प्रकार से जड़ से ख़त्म कर दिया जाता है और उस प्रकार से वहाँ पे गुलामी थोपी जाती है। ये 4 स्टेजेस में होता है, जहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है किसी देश के जो है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन के द्वारा उसका जो है पूरी तरह से उसको बर्बाद किया जाता है, पूरी तरह से उसके जड़त्व को खत्म कर दिया जाता है, उसके अस्तित्व को नष्ट कर दिया जाता है। तो आइए हम इस पर बात करते हैं आज। जहाँ यूरी वेज़मेनेव अपने इंटरव्यू में बताते हैं तो किसी देश को नष्ट करने के लिए, उसके जो अस्तित्व को समाप्त करने के लिए, उसके मूल तत्व को समाप्त करने के लिए 4 स्टेजेस बताए गए यूरी वेज़मेनेव के द्वारा, जिसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले होता है डिस्टेबलाइजेशन, डीमोरलाइजेशन, क्राइसिस, नॉर्मलाइजेशन। जहाँ हम बात करें सबसे पहले डिस्टेबलाइजेशन। डिस्टेबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, इंग्लिश का शब्द है जिसमें इसका हिंदी अनुवाद करेंगे होता है कि तो किसी देश की जो स्टेबिलिटी है, जो कंट्री की जो अर्थव्यवस्था, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दो। अर्थात अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, हमारे जड़त्व तो हमारे जड़ सिस्टम, हमारा रूट कौन था, गुरुकुल परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा हमारे गुरुकुल थे। सबसे पहले आप एक सर्वे आपको बताता हूँ। जब ब्रिटिशर्स ने सर्वे किया, जहाँ मैकॉले है, जहाँ विलियम बेंटिक जैसे जो महान आप जिनको लॉर्ड कहते हैं, जिनको लॉर्ड तो नहीं कुछ और कहा जाता है, वो उन्होंने सर्वे कराया तो क्या निकलता है, 99% साक्षरता दर थी भारत की, और वो भी दक्षिण में तो 100% थी और वुमेन्स में तो 100% साक्षरता दर थी। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल में जो है हमें साक्षरता दर जो है 100% देखने को मिल रहा था भारतीय महाद्वीप में। तो इस प्रकार से जो है इसका जब सर्वे कराया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो भारतीय उपमहाद्वीप में 99% साक्षरता दर निकली। यहाँ तक कि एक अंग्रेज लेखक ने यह भी लिखा है कि जब उसे भारत में जो है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन के लिए भेजा गया तो वो भारत का फ़ैन होकर रह गया और वो भारत में ही रहना चाहता था। वो भारत की संस्कृति इतना उसको मोहित कर दिया कि वो अपने संस्कृति को भूल गया। तो आप सोच सकते हैं कि जिन अंग्रेजों को देश तोड़ने के लिए भेजा गया तो वो अंग्रेज भी इस धरा के जो है फ़ैन हो गए, इस धरा के जो है इसमें वो जो है मोहित होकर रह गए कि इस मिट्टी को कौन कैसे तबाह कर सकता है, इतने जो सुंदर संस्कृति को कौन नष्ट करना चाहेगा। इसी प्रकार से अंग्रेजों को भ्रष्ट करने के लिए एक अंग्रेजी लेखक द्वारा ही, जो कि कभी भारत नहीं आया था, उसने भारत के बारे में एक पुस्तक लिखा और जिसको पढ़े बिना कोई अंग्रेज भारत में कदम नहीं रख सकता था। तो सोच सकते हैं जिस अंग्रेज ने कभी भारतीय उपमहाद्वीप में कदम नहीं रखा था वो भारतीय संस्कृति के ऊपर बुक लिखता है और इतना नष्ट भ्रष्ट करके उसको लिखता है कि जो अंग्रेज उनको पढ़ के आते हैं वो हमारी संस्कृति कितना घृणा करते हैं। वो अंग्रेज जो कि मनमोहित हो जाते थे, हमारे देश की संस्कृति को लेकर फ़ैन हो जाते थे, वो जो है देश की संस्कृति के ऊपर झूठे बुक को लिखे हुए जो पढ़ के आते थे और भारतीय संस्कृति से घृणा करने लगते थे। इस प्रकार से सबसे पहले अंग्रेजों ने घृणा करना प्रारंभ किया। इस प्रकार से जो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन के तहत जो पहला स्टेज है डिस्टेबलाइजेशन, उसके तहत हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट किया गया और उसका जो जड़ कौन था और उस अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, गुरुकुल, गुरु शिष्य परंपरा, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, गुरुकुल को तोड़ दिया गया। इस प्रकार से जो 99% साक्षरता दर थी भारत की वो बिल्कुल गिर गई। और इस प्रकार से जो है विलियम बेंटिक ने 1835 में जो है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू कर दिया, जिसमें जो है भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को नष्ट कर दिया गया और मैकॉले की घटिया शिक्षा पद्धति को भारत के ऊपर थोप दिया गया। ये पहला स्टेप था आपका डिस्टेबलाइजेशन का, जहाँ हमारे अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। अब आते हैं दूसरा स्टेप पे है, दो है डिमोरलाइजेशन, जहाँ यूरी वेज़मेनेव कहते हैं दूसरे जो स्टेज है इसमें डिमोरलाइजेशन में कि मोरल वैल्यूज़ को ख़त्म कर दो। अर्थात अपने आप में गर्व करने योग्य कुछ छोड़ो ही मत। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में गुरु शिष्य परंपरा का नष्ट होते ही, वैदिक परंपरा के नष्ट होते ही लोगों को ये कहा जाने लगा कि तुम तो सांप सपेरे वाले देश हो, तुम तो झुग्गी झोपड़ियों वाले देश हो, तुम कहाँ हम जैसे पहनावा जानोगे, तुम्हारे लैंग्वेज घटिया है, तुम्हारे पास कुछ नहीं रखा, तुम्हें हमने आके दिया है। इस प्रकार से मोरल वैल्यूज़ को समाप्त कर दिया गया, जहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में अपने संस्कृति के बारे में लोग भूलते गए, अपने संस्कृति से लोग घृणा करते गए। तो सोचिए जिन अंग्रेजों ने जो है स्वयं यहाँ के मनमोहित हो जाते थे, वो एक फेक बुक को पढ़ के आते थे, भारत के बारे में भारत से घृणा करते थे। उस प्रकार से उस घटिया बुक को हमारे ऊपर थोपा गया, हमारे ऊपर ही हमारी संस्कृति हमें घृणा करवाया गया। इस प्रकार से डीमोरलाइजेशन के तहत जो है मोरल वैल्यूज़ को हमारे अपने आप के आत्मसम्मान को रगड़ कर कुचल दिया गया और इस प्रकार से जो है हम अपने संस्कृति से घृणा करने लगे। ये दूसरा स्टेप था जो कि यूरी वेज़मेनेव बताते हैं कि डीमोरलाइजेशन अर्थात मोरल वैल्यूज़ को ख़त्म कर दो, आत्मसम्मान को ही नष्ट कर दो, फिर हम सिर उठा ही नहीं पाएंगे।
तीसरा स्टेज आता है क्राइसिस। क्राइसिस यानी होता है संकट। तो संकट आता है, यूरी बेसमैनम बताते हैं कि अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दो, डिस्टेबलाइजेशन, मोरल वैल्यूज़ को खत्म कर दो, डीमोरलाइजेशन, फिर क्राइसिस अर्थात संकट उत्पन्न कर दो। ऐसा संकट उत्पन्न कर दो कि इन्हें लगे कि हम कुछ नहीं है, फिर अंग्रेज उनकी सहायता करेंगे बिना मतलब के संकट उत्पन्न करके, कि यहाँ अनाज नहीं है खाने को, यहाँ कोई अच्छे से जो है कारोबार नहीं है, यहाँ पे तो कुछ ही प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं। इस प्रकार से सभी चीज़ को नष्ट करते हुए हमारे आयुर्वेदिक पद्धति को नष्ट करते हुए अंग्रेजी दवाइयों को थोपा गया, हमारे शिक्षा पद्धति को नष्ट करते हुए मैकाले की घटिया शिक्षा पद्धति को थोपा गया। इस प्रकार से हमारे सांस्कृतिक वैल्यू को, मोरल वैल्यूज़ को खत्म करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की परंपरा को, संस्कृति को नष्ट करते हुए अंग्रेजी परंपरा को, अंग्रेजी रीति रिवाजों को हमारे ऊपर थोपा गया। विधवा विवाह, सती प्रथा जैसे कुप्रथाओं का हमारे ऊपर इसी समय थोपा गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आप पढ़ेंगे तो राजा राम मोहन राय जैसे घटिया आदमी को जो है लाके यहाँ पे हमारे लिए संत समाज का जो है निर्माण किया गया, उनको संत बताया गया, जबकि वो जो है खुद ही जो है अंग्रेजों के साथ जाके वहाँ इटली में, वहाँ कहीं जो विदेश में जाके वो जो है क्रिश्चियन पद्धति से दफन होते हैं मरने के बाद, और वो जनेऊ धारण करते थे ब्राह्मण की तरह। सोच सकते हैं कि कितने घटिया तरीके जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है संस्कृति को नष्ट किया गया। तो इस प्रकार से आर्थिक संकट देते हुए, सांस्कृतिक संकट देते हुए, आपदाओं को देते हुए अंग्रेज हमारे जो है मददगार बनने के लिए अपने आप को झूठा साबित करने लगे। जहां अकाल पड़ने के जो बात आती है अंग्रेजों के द्वारा, वो इसी कारण हुआ, क्योंकि अनाजों के कारण, लगान के कारण वो बहुत सारे अनाज को लूट लेते थे, जहाँ गरीब भूखे मरने लगे। और इस प्रकार से अंग्रेज थोड़ा बहुत मदद करके अपने आप को दानी समझने लगे, देवता बनाने लगे। इस प्रकार से संकट भारी उत्पन्न कर दिया देश को खत्म करने के लिए। पूरी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का ये मास्टर प्लान उनका था। उनको पता था, मैकाले को पता था कि हमेशा यहाँ पे नहीं रह सकते, लेकिन इस प्रकार से संस्कृति को अंग्रेज संस्कृति बनाना चाहते थे, ताकि उनके बाद भी जो है कुछ भूरे अंग्रेज यहाँ पे बचे, कुछ भूरे अंग्रेज बचे जो उनके गुलाम रहे। और ऐसा होता भी है। आप जान रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब आते हैं चौथे स्टेज पे। चौथा स्टेज होता है नॉर्मलाइजेशन। पहला था डिस्टेबलाइजेशन, डीमोरलाइजेशन, क्राइसिस अर्थात अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दो, मोरल वैल्यूज़ को खत्म कर दो, संकट उत्पन्न कर दो और फिर सबको नॉर्मल कर दो नॉर्मलाइजेशन के तहत। तो अर्थात यूरी बेसमैनम कहते हैं कि सब तरह प्रकार के संकट खुद ही उत्पन्न करो, इस प्रकार सबको नॉर्मल ऐसे कर दो कि कुछ हुआ ही नहीं था। अर्थात जो भारतीय उपमहाद्वीप पर गर्व करने वाले लोग थे कुछ सदी तक, अपने आप को गर्व समझते, जो सनातन धर्म के लिए मरने मिटने वाले लोग थे, अब वो अपने आप को गरीब समझने लगे, सांप सपेरे वाला समझने लगे, झुग्गी झोपड़ी वाला समझने लगे, और वो अपने आप को इतना जो है कम समझने लगे कि उनको अंग्रेज महान दिखते थे। और वो आज तक हमें देखने को मिलता है कि वेस्टर्न से हम देखते हैं कि वहाँ से क्या थप्पा लग रहा है उसको हम मानते हैं। और ऐसे भूरे अंग्रेज गुलाम जो कि गुलामी मानसिकता को रखते हैं, ऐसे भूरे अंग्रेज आज हमें पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलते हैं, आज हमें बॉलीवुड में भी देखने को मिलते हैं, आज हमें स्पोर्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। तो हर क्षेत्र में अभी भी जो है भूरे गुलाम हैं जो कि मानसिक गुलामी कर रहे हैं अंग्रेजों की, अभी भी उनकी चाट रहे हैं। और इसीलिए जो है महानतम जो हमारे जो लोग हैं वो बताते हैं कि इसी समय जो है हम जो है अपने छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह जी को भूलते गए, और हमारे पास कौन आते हैं, गांधी और नेहरू। और वो क्या है, कैसे है, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि कौन कितना भूरा साहब है, कौन कितने देशभक्त हैं, और किस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों के योगदान को भुला दिया जाता है। ये ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, तो हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को नष्ट करके, गुरु शिष्य परंपरा को नष्ट करके, हमारे यहाँ आर्थिक संकट उत्पन्न करके, यहाँ अनाज की कमी करके, अकाल पड़वा, इस प्रकार से बहुत सारे संकट उत्पन्न करके सभी चीज़ को अंग्रेज नॉर्मल कर देते हैं कि तुम तो गुलाम ही हो, तुम तो ऐसे अनाज की खेती करते हो, हमें लगान देते हो, तुम्हारा पूर्वज ऐसे करते आए, तुम्हारे पास कोई गौरव करने वाले कोई परंपरा ही नहीं थी, तुम कभी सोने की चिड़िया नहीं थे, क्योंकि भारतीय इतिहास को, संस्कृत को सब लोग भूल चुके थे। तो अपने वेदों को, साहित्य को, पुराणों को कोई पढ़ने वाले नहीं थे। इसी समय उदय होता है हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने 1875 में लाहौर में और मुंबई में जो है आर्य समाज की स्थापना की, और बोले कि वेदों की ओर लौट चलो। इस प्रकार से हमारे सनातन संस्कृति के गौरव को फिर से उन्होंने बताया। दामोदर सावरकर ने जो है 1857 के स्वतंत्रता सेनानी पर स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, उस पर जो है उन्होंने पुस्तक लिखा। इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में भगत सिंह जैसे वीरों को पैदा करने में इन दो महान जो क्रांतिकारी थे, इन दो महान हस्तियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वरना तो सभी के रगों में जो वीर रस नष्ट ही हो चुका था, सभी नपुंसकता की ओर दौड़ चुके थे। इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में फिर से एक जागृति आई, और आज हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने वेद की ओर जा रहे हैं, अपने पुराणों को पढ़ रहे हैं, हमारे रामलला आ चुके हैं, हम महाभारत रामायण के इतिहास को फिर से हम निचोड़ रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं, द्वारिका खोजी जा रही है। तो इस प्रकार से हम अपने संस्कृति में फिर से गर्व करना सीख रहे हैं, जो कि हम भूल चुके थे कि वेस्टर्न से हमें सब चीज़ सीखने को मिलता है, हमारे यहाँ तो सब सांप सपेरे वाला देश है, हम तो मूर्ख हैं। तो इस प्रकार से घटिया मानसिकता फिर से पुनः जा रही है। इस प्रकार सनातन फिर से उदय हो रहा है और हम अपनी संस्कृति पर गर्व करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो यूरी बेसमैनम जो 4 स्टेज बताते हैं कि किसी भी जो
देश की जो है संस्कृति को, उसको जड़ से किस प्रकार नष्ट किया जाता है, उसको जो किस प्रकार से बदला जाता है, उनकी अस्तित्वता को समाप्त किया जाता है। ये 4 स्टेज होते हैं, डिस्टेबलाइजेशन, डिमोरलाइजेशन, क्राइसिस और नॉर्मलाइजेशन। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे भारत में हड़प नीति, फूट डालो और राज करो, और इस प्रकार से घटिया रणनीति के कारण और नीतियों के कारण जो है भारतीय उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। जो सोने की चिड़िया होते था उसके पंख को कुतर दिए गए, और इस प्रकार से भारत को एक झुग्गी झोपड़ी वाला, एक गरीब देश और मानसिक गुलामी वाला जो देश बना के छोड़ के अंग्रेज चले गए। और इस प्रकार से कुछ समय बाद, कुछ समय तक, क्या बहुत दशकों तक जो है 70 सालों तक हम कह सकते हैं, 75 सालों तक हम कह सकते हैं, या अभी भी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अंग्रेजों के मानसिक गुलाम ही रहे हैं और अभी भी वो गुलामी कर ही रहे हैं, और उनको अपने देश से घृणा है, अपने देश से वो नफरत करते हैं। बहुत सारे लोगों का आप उदाहरण समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो क्या आप इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, आप मेरे ओपिनियन से कितना सहमत है, क्या आपको इसके बारे में पता था, मैंने कुछ गलत बोला होगा तो मुझे कमेंट में अवश्य सुधारिएगा। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम और